मेरा नाम नोमी है। उम्र 24 साल। और शहर की जिंदगी ने मुझे वक्त से पहले समझदार बना दिया था। 2 साल पहले जब मैं गांव छोड़कर शहर गया था तो मेरे पास ना कोई खास ख्वाब था और ना ही कोई बड़ी पहचान। बस हालात से लड़ने की जिद थी। मगर अब जब वापस आ रहा था तो मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी, जेब में कुछ पैसे थे और दिल में कई ऐसे राज थे जो मैं किसी से कह नहीं सकता था। बस अड्डे पर उतरते ही मिट्टी की वो मानूस खुशबू मेरे अंदर तक उतर गई। शाम ढल रही थी। गांव की गलियों में बच्चों के खेलने की आवाजें गूंज रही थीं। कहीं दूर किसी के घर से रोटी पकने की खुशबू आ रही थी और नीम के दरख्त के नीचे हंसते मामूल चंद बुजुर्ग अपनी महफिल जमाए बैठे थे। सब कुछ वैसा ही था, मगर मैं बदल चुका था। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। शायद इसलिए नहीं कि मैं अपने घर जा रहा था, बल्कि इसलिए कि इस गांव में एक ऐसा घर भी था जहां जाने का ख्याल ही मेरे अंदर अजीब हलचल पैदा कर देता था। रफीक चचा का घर, और इस घर में किरण चची। उनका नाम जहन में आते ही मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बचपन से वो मेरे लिए सिर्फ चची नहीं थी, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। वो वाहिद इंसान जो मेरी खामोशी भी समझ लेती थी। अब्बू के इंतकाल के बाद जब जिंदगी में अचानक रुख बदला था, तब भी उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा सहारा दिया था। शायद इसीलिए उनके लिए मेरे दिल में हमेशा एक अलग जगह रही। मगर अब बात सिर्फ एहतराम या अपनायत तक महदूद नहीं रही थी। शहर ने मुझे खुद से सच बोलना सिखा दिया था। मैं जानता था कि मैं क्यों बेचैन हूँ, क्यों उनसे मिलने की ख्वाहिश दिल को बेकाबू कर देती है। और ये भी जानता था कि ये एहसास जितना खूबसूरत था इतना ही खतरनाक भी। जाने के बजाय रफीक चचा के घर की तरफ चल पड़ा। अंदाजा था कि चचा दफ्तर जा चुके होंगे। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से चप्पल की आवाज आई और फिर वही मानूस आवाज, कौन है? मैंने गिला साफ किया, मैं हूं नौमी। दरवाजा खुला और जैसे वक्त एक लम्हे को रुक गया। हल्के नीले रंग का सादा सा पुराना सूट, बेफिक्री से ओढ़ा हुआ दुपट्टा, माथे पर हल्की सी पसीने की नमी और चेहरे पर घरेलू मसरूफियत की थकन। मगर हसन अब भी वैसा ही था, बल्कि शायद पहले से ज्यादा। उन्होंने हैरत से कहा, अरे नौमी, तुम? मैं सिर्फ मुस्कुरा सका। अस्सलामुअलैकुम चच्ची। उन्होंने फौरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। अरे अंदर आओ। अचानक कैसे, कब आए? मैं अंदर दाखिल हुआ और कहा, बस अभी आया हूँ। सोचा सबसे पहले अपनी पसंदीदा चच्ची से मिल लूं। वो हंस पड़ी, शहर जाकर जुबान भी बड़ी मीठी हो गई है तुम्हारी। मैंने जवाब दिया, जुबान नहीं चच्ची, बस अकल आ गई है। वो सर हिलाकर मुस्कुराई और मुझे बरामदे में ले आई। वही पुरानी चारपाई, वही लकड़ी की कर्सियां, वही मिट्टी का घड़ा। बैठो, मैं अभी चाय लाती हूँ। मैंने फौरन कहा, नहीं चच्ची, पहले आप बैठें, इतने दिन बाद आया हूँ, पहले बात तो कर लें। वो मेरे सामने बैठ गई। अच्छा जनाब, अब बताओ शहर में क्या हाल है? सुना है बड़ी नौकरी लग गई है। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ, अल्लाह का करम है, एक बड़े गारमेंट शोरूम में मैनेजर लग गया हूँ। बड़ी बात है ये तो। फिर तो बड़ी बड़ी अमीर औरतें आती होंगी वहां। मैं हंस पड़ा। हाँ, काफी आती हैं। तो फिर हमें भूल ही गए होंगे। मैंने उनकी तरफ देखते हुए आहिस्ता कहा, कुछ लोग भुलाए नहीं जाते चची। मेरे लहजे में शायद कुछ ऐसा था जिसने उन्हें चंद लम्हों के लिए खामोश कर दिया। उन्होंने नजरें हटा ली। बहुत बदल गए हो तुम। वक्त बदल देता है, मैंने जवाब दिया। मैं अपने साथ एक शॉपर भी लाया था, जिसमें एक खूबसूरत नीले रंग का सूट था, बिल्कुल उनकी पसंद के मुताबिक। मैं जानता था कि उन्हें अच्छे कपड़ों और साड़ियों का हमेशा शौक रहा है, मगर रफीक चचा कभी उन बातों पर तवज्जो नहीं देते थे। वो अक्सर हंसते हुए कहती थी, हमारी किस्मत में तो हफ्ता बाजार के सूट ही लिखे हैं। मगर मैं जानता था कि ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये एक अधूरी ख्वाहिश थी। मैंने आहिस्ता से कहा, चच्ची, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। उन्होंने हैरत से पूछा, मेरे लिए? मैंने शॉपर उनकी तरफ बढ़ाया। पहली तनख्वाह का पहला तोहफा।
उन्होंने जैसे यकीन न आया हो आहिस्ता से शॉपर लिया। अरे पागल हो गए हो क्या? इसकी क्या जरूरत थी? मैंने धीरे से कहा, जरूरत थी। उन्होंने शॉपर खोला। नीले रंग का खूबसूरत सूट। चंद लम्हों के लिए वो वाकई खामोश रह गईं। फिर उनकी आंखों में वो चमक आई जो शायद बरसों से कहीं छुप गई थी। नोमी, ये बहुत खूबसूरत है। मैंने पूछा, पसंद आया? उन्होंने सूट को हाथों में फैलाते हुए कहा, बहुत ज्यादा। फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? मैंने पहली बार दिल के करीब जाकर जवाब दिया, शायद हमेशा से थी। बस मुझे समझ देर से आई। वो मेरी तरफ देखती रह गई। अगले दिनों में मैं अक्सर उनके घर जाने लगा। अब हर मुलाकात पहले से ज्यादा गहरी लगती थी। एक शाम वो बरामदे में अकेली बैठी थी। सामने चाय का कप ठंडा पड़ा था। मैंने पूछा, क्या बात है चच्ची? आज बड़ी खामोश लग रही हैं। उन्होंने लंबी सांस ली। कभी कभी इंसान बगैर वजह के भी थक जाता है नोमी। मैंने कहा, वजह हमेशा होती है, बस हम मानते नहीं। वो खामोश रही, फिर बोली, नोमी, तुमने कभी सोचा है कि एक औरत को सब कुछ मिल जाए, घर, शौहर, इज्जत, फिर भी वो अंदर से खाली क्यों रहती है? मैं जानता था ये सवाल मुझसे नहीं, खुद से था। मैंने आहिस्ता कहा, शायद इसलिए कि कुछ चीजें सिर्फ होने से नहीं मिलती, महसूस होने से मिलती है। उन्होंने पूछा, मसलन? मैंने कहा, मसलन अहम होना, चाहा जाना, किसी की नज़र में खास होना। उन्होंने नजरें झुका ली। औरत को कभी कभी रोटी से ज्यादा सिर्फ एक जुमला चाहिए होता है। कोई कह दे, तुम अच्छी लग रही हो, तुम अहम हो। मैं खामोश रहा। वो पहली बार अपने दिल की दीवार खुद गिरा रही थी। मैंने कहा, कुछ लोग मोहब्बत करते हैं मगर दिखा नहीं पाते। उन्होंने पूछा, और कुछ लोग? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ लोग सिर्फ महसूस करते हैं और छुपा नहीं पाते। खामोशी बहुत भारी हो गई। मैंने महसूस किया कि अब हम सिर्फ चच्ची भतीजे नहीं रहे थे। एक दोपहर में गया तो वो कपड़े तह कर रही थी। मैंने पूछा, आप मुझसे बच क्यों रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं, खुद से बच रही हूं। मैंने कहा, और अगर खुद से बचना मुमकिन ना हो तो? वो बोली, फिर इंसान दुआ करता है कि वक्त गुजर जाए। मैंने कहा, वक्त हर चीज नहीं ले जाता, कुछ चीजें और गहरी कर देता है। उन्होंने पहली बार कहा, नोमी, तुम जानते हो ना, ये सब गलत है। मैंने जवाब दिया, गलत क्या है? किसी की फिक्र करना, किसी को अहम महसूस करवाना। वो बेचैन हो गई। तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूं? मैंने कहा, और आप जानती हैं मैं क्या महसूस करता हूं। फिर खामोशी। फिर उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि बात यहां तक आए। मैंने सच कहा, मैंने भी नहीं, मगर कुछ एहसास इजाजत नहीं लेते। सलीम की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। एक शाम मैं उनके घर पहुंचा तो वो अलमारी के सामने पुराने सूट निकाल निकाल कर देख रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, फैसला हो गया या अभी अदालत जारी है? वो मुस्कुराई, मसला ये है कि मेरे पास पहनने को कुछ खास नहीं। हर शादी में यही 2-3 पुराने सूट पहनकर जाना पड़ता है। दिल तो चाहता है कभी अच्छी सी साड़ी पहनूं, अच्छा सा तैयार हो, मगर फिर सोचती हूँ, किसके लिए? मैंने फौरन जवाब दिया, अपने लिए। वो रुक गई। मैंने आहिस्ता से कहा, आप एक दिन पहले शहर आ जाएं। उन्होंने हैरत से पूछा, शहर? क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैं आपको अच्छी सी ड्रेसिंग दिलाऊंगा। शादी में सबकी नजरें आप पर होनी चाहिए। वो हंस पड़ी। और रफीक? मैंने जवाब दिया, अगर चच्चा ना आ सके तो और आसान है। इसी लम्हे रफीक चच्चा आ गए। मैंने फौरन बात आगे बढ़ाई, चच्चा, अगर आप ना जा सके तो चच्ची को एक दिन पहले शहर भेज दे। खरीदारी भी हो जाएगी और आराम से शादी में पहुंच जाएंगी। चच्चा ने मेरी तरफ देखा, तुम संभाल लोगे? मैंने कहा, जी बिल्कुल, हाँ, ये ठीक है। वैसे भी अपने ही हो। ये जुमला दिल में अजीब तरह उतरा। किरण चची खामोश थीं, मगर उनकी नजरें एक लम्हे के लिए मुझ पर ठहरी। चचा के जाने के बाद मैंने आहिस्ता से कहा, तो जनाब, इजाजत मिल गई? वो हल्का सा मुस्कुराई।
इतनी खुशी क्यों हो रही है तुम्हें? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं उस शादी में सब लोग एक ही बात करें। उन्होंने पूछा, कौन सी? मैंने धीरे से जवाब दिया, ये कि किरण सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। मैं जानता था, असल बात अब कपड़ों की नहीं रही थी। ये शादी सिर्फ सलीम की नहीं थी, ये हमारे दरमियान एक नए मोड़ की दावत भी थी। शादी के बाद वापसी का सफर पहले जैसा नहीं था। बस की खिड़की से बाहर गुजरते खेत, धुंधले दरख्त और शाम की मध्यम रोशनी, सब कुछ बदलता हुआ लग रहा था, जैसे जिंदगी ने खामोशी से कोई फैसला कर लिया हो। किरण चच्ची मेरे साथ बैठी थीं, मगर हम दोनों गैर मामूली तौर पर खामोश थे। कभी कभी हमारी नजरें टकराते और फौरन हट जाती, जैसे दोनों अपने अपने दिल की आवाज से घबरा रहे हो। गांव के करीब पहुंचते ही उन्होंने धीरे से कहा, नामी, जो कुछ भी हुआ इसे आसान मत समझना। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, मैंने कभी आसान समझा ही नहीं। वो खिड़की की तरफ देखने लगी। मुझे डर लगता है, रफीक से नहीं, लोगों से नहीं, खुद से। मैंने नरमी से जवाब दिया, डर हमेशा वहां होता है जहां दिल पहली बार सच बोलता है। वो खामोश रही, मगर उनकी आंखों में वही नमी थी जो छत वाली रात में देखी थी। गांव वापस आकर सब कुछ फिर मामूल के मुताबिक होना चाहिए था, मगर अब मामूल बाकी नहीं रहा था। रफीक चचा हस्बे मामूल दफ्तर जाने लगे, ताई इफ्त अपने बच्चों और घर में मसरूफ रहीं, और मैं ज़ाहिरी तौर पर सबसे वैसा ही बर्ताव करता रहा, मगर अंदर एक मुस्तकिल बेचैनी थी। किरण चच्ची से अब हर मुलाकात पहले से ज्यादा खतरनाक महसूस होती। कभी वो पानी देने के बहाने बरामदे में रुक जाती, कभी मैं किसी मामूली बात के लिए उनके घर चला जाता, मगर हर बार एक खामोश तनाव साथ रहता। एक दिन दोपहर को मैं गया तो वो अकेली थी और सहन में कपड़े सिखा रही थी। मुझे देखकर बोली, तुम्हें अब एहतियात करनी चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, आपसे मिलना भी अब जुर्म हो गया। उन्होंने संजीदगी से कहा, बात मजाक की नहीं है नौमी, मैं खुद को समझा रही हूं, तुम भी समझो। मैं उनके करीब गया कि बस में ना हो तो। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, फिर इंसान टूट जाता है। मैंने कहा, मैं टूटने से नहीं डरता, बस आपको खोने से डरता हूं। उनके हाथ में पकड़ा कपड़ा आहिस्ता से नीचे गिर गया। उन्होंने पहली बार बगैर किसी पर्दे के कहा, यही तो मसला है, अब मुझे भी यही डर लगने लगा है। वो जुमला मेरे लिए किसी इकरार से कम न था। उस दिन के बाद हमारे दरमियान खामोशी कम और सच ज्यादा हो गया। हम दोनों जानते थे कि हम किस रास्ते पर हैं, मगर वापसी अब आसान नहीं थी। चंद दिन बाद रफीक चचा ने अचानक बताया कि उन्हें 2 हफ्ते के लिए दूसरे शहर ट्रेनिंग पर जाना है। ये खबर सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर किरण चची के चेहरे पर अजीब सी घबराहट आ गई। रात को उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया कि अगले दिन मिलना जरूरी है। मैं अगली दोपहर उनके घर पहुंचा। वो कमरे में बैठी थीं, गैर मामूली संजीदा। ये ठीक नहीं हो रहा, उन्होंने सीधा कहा। क्या? मैंने पूछा। ये सब, तुम, मैं, ये इंतजार, ये बेचैनी, मैं इस तरह नहीं जी सकती। मैंने चंद लम्हे खामोश रहकर पूछा, तो क्या चाहती है? उन्होंने नजरें झुका ली। चाहने और करने में बहुत फर्क होता है। मैंने पहली बार सख्त लहजे में कहा, मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूं, आप चाहती क्या हैं? उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहती हूं कोई पहली बार मुझे अपने लिए चाहे, सिर्फ जिम्मेदारी के तौर पर नहीं, सिर्फ आदत के तौर पर नहीं, दिल से। मैंने धीरे से कहा, तो फिर मसला क्या है? वो रो पड़ी। मसला ये है कि वो तुम हो। कमरे में खामोशी फैल गई। शायद हम दोनों को यही सुनना था, मगर जब लफ्ज हकीकत बन जाते हैं तो वजन बढ़ जाता है। मैंने आहिस्ता से उनका हाथ थामा। मैंने कभी खेल नहीं खेला चच्ची, मैं सच में आपको चाहता हूं। उन्होंने हाथ नहीं छुड़ाया, सिर्फ इतना कहा, फिर मुझे बचाओ भी तुम ही। इन्हीं दिनों ताई अफ्त को भी कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा था। एक शाम उन्होंने मुझे छत पर रोक लिया। नोमी,
एक बात पूछूं? मैं चौंक गया। जी ताई। उन्होंने सीधी नजर से देखा। किरण के घर तुम कुछ ज्यादा नहीं जाने लगे? मेरे गले में जैसे लफ्ज अटक गए। मैंने हंसी में टालने की कोशिश की। अरे ताई, चच्ची है मेरी। वो खामोश रही। फिर धीरे से बोली, रिश्ते नाम से नहीं बचते, नीयत से बचते हैं। अपना ख्याल रखना। ये जुमला मेरे दिल पर पत्थर की तरह गिरा। पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया शायद इतनी अंधी नहीं जितनी हम समझ रहे थे। इस रात में देर तक सो ना सका। एक तरफ किरण चच्ची की आंखों के आंसू थे, दूसरी तरफ ताई के अल्फाज। मैं जानता था कि अब हर कदम सोचकर रखना होगा। अगले दिन जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, शायद हमें कुछ फासले की जरूरत है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुरा दी, मगर वो मुस्कुराहट बहुत थकी हुई थी। फासला जिस्मों में होता है, नोमी, दिल में नहीं। मैंने महसूस किया, शायद यही सबसे खतरनाक सच था। हम अलग होने की बात कर सकते थे, मगर अलग हो नहीं सकते थे। रफीक चचा की रवानगी करीब थी, और उनके जाने के साथ ही हमारे दरमियान आजमाइश का एक नया बाब शुरू होने वाला था। हम दोनों जानते थे कि अगले दिन सिर्फ वक्त नहीं बदलेंगे, हम ही बदल जाएंगे। और बाज फैसले ऐसे होते हैं जिनके बाद इंसान पहले जैसा कभी नहीं रहता।